Bismillahirrahmanirrahim. Today our discussion topic is infrared spectroscopy. First of all, we will discuss the basics and principles of infrared spectroscopy. Infrared is an electromagnetic radiation. By using this infrared, we can analyze our compound, and basically functional group is determined by using infrared spectroscopy. The infrared spectroscopy or IR spectroscopy comes under absorption spectroscopy and also known as vibrational rotational spectroscopy. तो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है ये इस स्पेक्ट्रोस्कोपी की एक टाइप्स है. इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी is deals with recording of absorption of light in infrared region of the spectrum. In infrared spectroscopy, wave number is used instead of wavelength. इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर हम वेव नंबर यूज करते हैं बजाय वेव लेंथ के. जिसका हमने यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमने वेव लेंथ यूज किया था, तो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर हम वेव नंबर यूज करते हैं और वेव नंबर को हम शो करते हैं न्यू बार से, और न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ. और वेव नंबर होता क्या है? नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट डिस्टेंस. दिस इज कॉल्ड वेव नंबर. और वेव नंबर का जो यूनिट है, यूनिट मोस्ट कॉमनली यूज फॉर वेव नंबर इज रेसिप्रोकल सेंटीमीटर इनवर्स. इसका जो यूनिट है दैट इज सेंटीमीटर इनवर्स. व्हाट आर द मेजर रिक्वायरमेंट फॉर आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी? आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए कौन कौन सी मेजर रिक्वायरमेंट है? So major requirement for IR spectroscopy is that if we are doing IR spectroscopy for any compound or any sample, then that should have dipole moment. It is essential requirement for IR spectroscopy. If that compound have not any dipole moment, it means that are IR inactive. अगर हमारा सैंपल या एनालाइट डाइपोल मूवमेंट शो नहीं करता तो वो आईआर इनएक्टिव होगा. दिस इज द एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी. Some few points given here. Compound या sample should have dipole moment, and other characteristic of IR spectroscopy is that two compounds will not show similar IR spectra. कि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर कोई भी दो कंपाउंड का सिमिलर स्पेक्ट्रा नहीं हो सकता. हाँ, इफ दे आर इनएनिसोमर्स देन इट मे शो. अगर वो इनएनिसोमर्स हैं तो वो उनका स्पेक्ट्रा सिमिलर हो सकता है. अदरवाइज इन एनी केस टू कंपाउंड विल नेवर शो सेम आईआर स्पेक्ट्रा, बिकॉज इफ फंक्शनल ग्रुप इज सेम then there will be difference in the fingerprint spectra of that particular compound. अगर फंक्शनल ग्रुप सेम भी हो तो फिंगरप्रिंट जो है हर कंपाउंड का डिफरेंट होगा. सेकंड जो है पॉइंट कि टू कंपाउंड्स विल नेवर शो सिमिलर आईआर स्पेक्ट्रम इफ दे आर नॉट इनएनिसोमर्स. वही बात दोबारा दोहराई कि दो कंपाउंड जो है उनका कभी भी सिमिलर आईआर स्पेक्ट्रा नहीं हो सकता इन केस अगर वो इनएनिसोमर्स नहीं है. अगर इनएनिसोमर्स हैं तो वो शो कर सकते हैं. और व्हाट आर इनएनिसोमर्स के बारे में आप लोगों को पता है. आप लोग पहले फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर. इनएनिसोमर्स वो होते हैं कि कंपाउंड्स व्हिच आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर आर कॉल्ड इनएनिसोमर्स. Infrared absorption of a molecule is due to changes of vibrational and rotational states. यानी इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस होती है, यानी चेंजेस होती है वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल स्टेट्स व्हेन सब्जेक्टेड टू इंफ्रारेड रेडिएशन. जिस तरह यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमने पढ़ा है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती है, इसी तरह इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन होती है.
So infrared absorption of a molecule is due to changes of vibrational and rotational states when subjected to infrared radiation. Infrared absorption spectra are often called rotational vibrational spectra. This point that you are seeing, I am also highlighted this point, and this is very important point for objective point of view. This technique is more useful as compared to other methods such as X-ray diffraction, electron field resonance, because it gives more useful information regarding the structure of molecule quickly. इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो है ये दूसरे टेक्निक्स की निस्बत जो है मोर यूजफुल है, जिस तरह एक्सरे डिफ्रैक्शन है, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस है, बिकॉज इट गिव्स more useful information regarding the structure of the molecule quickly. This technique is based on the fact that absorption of IR radiations, the molecule vibrates at many rates of vibration and rotations, forms closed packed absorption bands known as IR absorption spectrum. The IR spectrum of a molecule may be considered as its fingerprints and can be used for the identification of compound. Now we will discuss the ranges of infrared spectroscopy. IR spectroscopy को basically 3 ranges में divide किया गया है. It's categorized into 3 classes. First one is near IR, second one is mid IR, and third one is far IR. अब ये जो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ये इंफ्रारेड रीजन है, ये एग्जिस्ट करता है बिटवीन विजिबल एंड माइक्रोवेव रीजन. The infrared region separates over from 2.5 से लेके 2.5 माइक्रोन से लेके 15 माइक्रोन. तो 1 माइक्रोन जो है वो बराबर है इक्वल टू 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर. The region that lies between 0.8 to 2.5 micron is known as near IR region. The region that lies between 2.5 micron to 15 micron is called IR region. The region that lies between 15 micron to 200 micron is called far IR region. So these are the regions, these are the ranges for IR spectroscopy: near IR, IR, and far IR. Next, in these pictures, you will also see where infrared region exists. Here you can see this is visible, and this is microwave, and this is infrared region. So infrared region exists between visible and microwave region. Radio wave, lower frequency, longer wavelength. इसी तरह आप ऊपर जाएंगे तो gamma rays, higher frequency, shorter wavelength. तो ये जिस तरह रेडियो वेव है, फिर माइक्रोवेव, फिर इंफ्रारेड, विजिबल, फिर नियर यूवी, वैक्यूम यूवी, एक्सरेज एंड गैमा रेज. अब यहाँ ये भी देख सकते हैं, जिस तरह हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि यूवी के अंदर क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होती है, जबकि इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर हमारे पास क्या होता है, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस होती है. तो ये जो पिक्चर हमने दिखाया है, इसलिए कि आपको पता चले कि इंफ्रारेड रीजन कहाँ एग्जिस्ट करता है. तो इंफ्रारेड रीजन एग्जिस्ट बिटवीन विजिबल एंड माइक्रोवेव. थ्योरी ऑफ IR spectroscopy. When IR light is passed through a sample of organic compound, this compound will absorb light of certain frequency and remaining are transmitted through the sample without absorption. Now if we plot a percentage absorption against frequency of light, we will get an IR spectrum
Most of the organic compounds absorb light having frequency from 4000 centimeter inverse to 667 सेंटीमीटर इनवर्स। अगर इस सेंटीमीटर इनवर्स को आप माइक्रोन में कन्वर्ट करें, माइक्रोन यूनिट में लिखेंगे तो 2.5 माइक्रोन से लेके 15 माइक्रोन, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ कि इंफ्रारेड रीजन जो है उसकी रेंजेस के अंदर मैं बता चुका हूँ कि 2.5 माइक्रोन से लेके 3 माइक्रोन। IR रीजन 0.8 से लेके 2.5 माइक्रोन, दैट इज नियर IR। 15 माइक्रोन से लेके 200 माइक्रोन जो होगा वो फार IR कहलाएगा। At an ordinary temperature, organic molecules are in a constant state of vibration. कि आम टेम्परेचर के ऊपर, ऑर्डिनरी टेम्परेचर के ऊपर कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होगा वो एक कांस्टेंट स्टेट ऑफ वाइब्रेशन में होगा। जब हम उसमें लाइट पास करते हैं, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उसके अंदर पास करते हैं, लाइक व्हेन, अब उसमें हम अगर इंफ्रारेड लाइट पास करें, व्हेन IR लाइट इज पास टू एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, इट विल एब्जॉर्ब लाइट ऑफ अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। तो लाइट वो पर्टिकुलर लाइट एब्जॉर्ब करेगा ऑफ अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ दिस लाइट देयर इज एन एनर्जी चेंज विद इन दी मॉलिक्यूल। जो वो लाइट यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा तो उसमें क्या होगा, उसकी एनर्जी में चेंज आएगा उस मॉलिक्यूल की। द एनर्जी चेंज इज इक्वल टू डेल्टा ई, डेल्टा ई इज इक्वल टू एच न्यू। यहाँ आप देख सकते हैं where h is Planck's constant and nu is frequency. This energy change in molecule will lead to changes in vibrations of the molecule. जो एनर्जी उस मॉलिक्यूल ने एब्जॉर्ब किया, यानी इंफ्रारेड लाइट उसने अगर एब्जॉर्ब किया तो उससे क्या होगा, उस मॉलिक्यूल की वाइब्रेशंस में यानी मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस में क्या होगा, चेंज आएगा। दीज आर कॉल्ड मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस। दिस चेंज इन एनर्जी इन द मॉलिक्यूल विल लीड टू चेंजेस इन वाइब्रेशंस ऑफ द मॉलिक्यूल, दीज आर कॉल्ड मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस। तो हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस। मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस होता क्या है, इस कंसेप्ट को जानने के लिए to understand molecular vibrations, let us consider two balls of masses m1 and m2। कि हमारे पास सपोज दो बॉल हैं और उनका मास m1 और m2 है और वो अटैच्ड हैं टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ बाय अ स्प्रिंग, स्प्रिंग के जरिए वो अटैच हैं। तो जो स्प्रिंग होगा वो लाइक अ बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड। masses of ball m1 and m2, these are the example of atoms। यानी एटम्स जो हैं वो बॉन्ड के जरिए एक दूसरे के साथ अटैच हैं। सपोज सम एनर्जी इज सप्लाई टू द सिस्टम, सपोज हमने कुछ एनर्जी सप्लाई किया इस सिस्टम को, तो क्या होगा, ये जो बॉल्स हैं, नो टू above balls can vibrate into possible ways। तो दो पॉसिबल वेज में मूव करेंगे या वो क्या करेंगे, दी बॉल में स्ट्रेच along a linear axis, this is called as stretching vibration। या वो बॉल अपनी लीनियर एक्सिस के ऊपर स्ट्रेच करेंगे एक दूसरे को, उसको हम बोलेंगे स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। सेकेंड ऑप्शन ये होगा कि दी बॉल्स ये बेंड अपवर्ड, downward or perpendicular to the paper, this is called as bending vibration। The above bending and stretching vibrations are between two atoms or diatomic molecular vibrations। This example can be applied to an organic molecule। Here in this case the atoms are linked to each other by a chemical bond। Types of molecular vibrations। अब मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस को फिर फर्दर सब क्लासीफाई किया गया है दो टाइप्स के अंदर। एक है स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस और दूसरा है बेंडिंग वाइब्रेशंस। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस क्या होता है, दिस टाइप ऑफ वाइब्रेशंस अराइजेस because of stretching and contracting bonds
without producing any change in bond angles. So the simple definition of stretching vibrations is that change in bond length is called stretching vibration. You can see change in bond length is called stretching vibration. In stretching vibrations, there is a rhythmical movement of atoms along axis of bond. Due to this movement of atoms, the distance between atoms is increasing or decreasing. There are two types of stretching vibrations. स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन की फर्दर दो टाइप्स हैं, एक सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग और दूसरा एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग. सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग में क्या होता है? व्हाट इज सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग? इन दिस टाइप ऑफ स्ट्रेचिंग द मूवमेंट ऑफ एटम्स with respect to a particular atom in a molecule is in the same direction. और asymmetrical stretching में क्या होता है? In this type of stretching, one atom approaches to central atom, whereas the other atoms move away from it. You can see also in this picture diagram. This is symmetrical stretching, and this is asymmetrical stretching. You can see this is the central atom. One atom approaches to central atom while the other atoms move away from it. This is called asymmetrical stretching. Of some examples, here we will discuss CH bonds of alkenes. Carbon hydrogen bond of alkenes shows stretching vibrations near 3000 centimeter inverse. Carbonyl group of a carbonyl compound shows stretching vibrations at 1100 centimeter inverse. Nitrile group, carbon triple bond nitrogen, present in a compound shows stretching vibrations at 2250 centimeter inverse. Second type जो है that is bending vibrations. Stretching vibrations में हमारे पास क्या था? Change in bond length is called stretching vibrations. जबकि bending vibrations में क्या होता है? Change in bond angles is called bending vibration. In case of bending vibration, there is a deformation of bond angles and there is no change in bond length. So bending vibration is change in bond angle is called bending vibration. Bending vibrations are further sub-classified. Bending vibrations को फिर further sub-classified किया गया है 4 classes में. First one is scissoring, second one is rocking, third one is wagging and fourth one is twisting. Scissoring और rocking जो है ये in-plane bending में आते हैं, क्योंकि wagging और twisting out-plane bending में आते हैं. अब scissoring क्या होता है? In this type of vibration, the two atoms approaches each other in the same plane. Rocking में क्या होता है? In this type of vibration, the movement of atoms occur in the same direction as also in the same plane. Same direction and same plane. You can see the diagram below. Wagging में क्या होता है? In this type, the two atoms move up and below the plane with respect to the central atom. और twisting में क्या होता है? कि in this type, one of the atoms move up the plane and the other moves down the plane with respect to the central atom. Now in picture this is clear. Scissoring. You can see this is the diagram of scissoring. What is scissoring? Scissoring में क्या होता है? In this type of vibration, the two atoms approach each other in the same plane. एक ही plane में, same plane. जबकि rocking में क्या होता है? In this type of vibrations, this is the diagram. In this type of vibration, the movement of atoms occur in the same direction as also in the same plane. Same direction
and same plane is called rocking. Wagging, wagging में क्या होता है? In this type of vibration, the two atoms move up and below the plane with respect to the central atom. दोनों एटम या तो वो अप मूव करेंगे या वो डाउन मूव करेंगे. The two atoms move up and below the plane with respect to the central atom. This is the diagram of wagging. And last one is twisting. Twisting में क्या होता है? In this type of vibration, one of the atoms move up the plane and the other moves down the plane with respect to the central atom. यानी एक एटम ऊपर की तरफ मूव करेगा जो पॉजिटिव साइन है, मूव अप, एंड दिस इज नेगेटिव साइन, मूव बिलो. यानी एक ऊपर की तरफ मूव करेगा और दूसरा नीचे की तरफ, बिलो द प्लेन. So these are the types of molecular vibrations. Molecular vibrations की हमने कहा दो टाइप्स हैं, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है और बेंडिंग वाइब्रेशन है. स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन में हमने कहा सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल, और बेंडिंग वाइब्रेशन की हमने चार टाइप डिस्कस किए हैं. सिजरिंग है, रॉकिंग है, वैगिंग है एंड ट्विस्टिंग है. सिजरिंग और रॉकिंग इन प्लेन बेंडिंग में आते हैं, जबकि वैगिंग और ट्विस्टिंग जो है वो आउट प्लेन बेंडिंग में आते हैं. If the energy needed to stretch a spring is more than needed to bend it, so the stretching absorption of a bond will appear at higher frequency than the bending absorption of same bond. यानी उस स्प्रिंग को स्ट्रेच करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगा बजाय उसको बेंड करने में. सो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन जो होगा वो हायर फ्रीक्वेंसी पे होगा और बेंडिंग वाइब्रेशन जो होगा वो लो फ्रीक्वेंसी पे होगा. फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे कार्बन हाइड्रोजन शोज बेंडिंग वाइब्रेशन एट 1400 सेंटीमीटर इनवर्स. वाइब्रेशनल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन इसके ऊपर मास ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूल्स के अंदर उसके एटम्स के मास के ऊपर. लाइट एलिमेंट्स वाइब्रेट एट हाई फ्रीक्वेंसीज एज कंपेयर टू हेवियर एलिमेंट्स. नेक्स्ट है अरेंजमेंट ऑफ वेरियस एटम्स इन मॉलिक्यूल. It has been found that the frequencies of groups involving hydrogen, a light atom such as CH कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, NH अमाइन के अंदर OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है, अल्कोहल में OH ग्रुप होता है, at all occur at comparatively higher frequencies. These are bond, example of bond and frequency range. CH अल्काइल का ये रेंज है और NH अमाइन ग्रुप का रेंज इज गिवन. OH अल्कोहल का ये रेंज है. कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड. ये CH बॉन्ड जो है अल्काइल के अंदर, इसकी जो रेंज मैंने दिया है ये है कि 2850 सेंटीमीटर इनवर्स से लेके 2960 सेंटीमीटर इनवर्स. इसी तरह अमाइन NH ग्रुप जो है वो इस रेंज में वो अपना स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन शो करता है 3300 सेंटीमीटर इनवर्स से लेके 3500 सेंटीमीटर इनवर्स. OH हाइड्रोक्स अल्कोहल में OH ग्रुप जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है अल्कोहल में वो इसमें शो करता है इस रेंज के अंदर 3600 सेंटीमीटर इनवर्स से लेके 3605 सेंटीमीटर इनवर्स. कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, दिस इज द रेंज ऑफ कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड 2100 सेंटीमीटर इनवर्स से लेके 2250 सेंटीमीटर इनवर्स. कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, दिस इज द रेंज ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड 1625 से लेके 1685 सेंटीमीटर इनवर्स. कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जो है उसकी जो रेंज है वो है 1400 सेंटीमीटर इनवर्स. ये नोट में मैंने एक चीज लिखा है here, however two no two atoms
however no two compounds except enantiomer can have similar IR structure। ये बात मैं पहले बता चुका हूँ कि कोई भी दो कंपाउंड का सिमिलर IR स्ट्रक्चर नहीं हो सकता, इन उस केसेस में होगा अगर वो enantiomer है। अब नेक्स्ट जो है इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसकी हम इंस्ट्रूमेंटेशन की तरफ जाते हैं। तो जो dispersive, the double beam dispersive infrared spectrophotometer is a double beam instrument and consists of the same basic components as the UV visible spectrophotometer। जिस तरह हमने UV visible spectrophotometer के कंपोनेंट्स डिस्कस पढ़े हैं, हमने इसका डायग्राम भी डिस्कस किया था और वो सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। सेम लाइक IR, सिर्फ उनकी थोड़ी अरेंजमेंट डिफरेंट होगा। हाउएवर अरेंजमेंट ऑफ द कंपोनेंट्स मे बी डिफरेंट इन दिस केस। अब कौन कौन से मेन कंपोनेंट्स हैं IR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में? द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द डिस्पर्सिव इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर आर, एक तो उसमें पहला क्या होगा, रेडिएशन सोर्स होगा, दूसरा उसमें सैंपल कंपार्टमेंट है, तीसरा मोनोक्रोमेटर है, चौथा डिटेक्टर, फिर एम्पलीफायर एंड लास्ट में रीड आउट डिवाइस यानी रिकॉर्डर जो रिकॉर्ड करके हमें स्पेक्ट्रा देगा। एक स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ द डिस्पर्सिव इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इज शोन इन फिगर। अब इसका जो डायग्राम है ये आप लोग बनाएंगे, ये मैंने इस फिगर में आप देख सकते हैं। ये रेडिएशन सोर्स है और रेडिएशन सोर्स आगे हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से रेडिएशन सोर्स है IR के अंदर। तो ये सैंपल कंपार्टमेंट है, रेफरेंस सेल, सैंपल सेल, उसके बाद फिर ये मोनोक्रोमेटर है, मोनोक्रोमेटर के बाद डिटेक्टर है, डिटेक्टर के बाद एम्पलीफायर उसको एम्पलीफाई करेगा और ये रिकॉर्डर उसको रिकॉर्ड करेगा। दिस इज ग्राफ, यहाँ पे हमारा स्पेक्ट्रो आएगा, रीड आउट डिवाइस, चार्ट, रिकॉर्डर, और ये आप देख रहे हैं कि नीचे न्यू बार, वेव नंबर है, सेंटीमीटर इनवर्स। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से सोर्सेज हैं। पहला कौन सा सोर्स of IR radiation? The common source of infrared radiation is a ceramic glue. Ceramic glue, a mixture of zirconium oxide, yttrium oxide, and thorium oxide, heated to 1500 degree centigrade by electrical means. The popular sources of IR radiation are, पहला सोर्स है कि incandescent lamps. Such lamps are used as a source in the near IR instrument. These fail in far IR. Second source जो है IR का वो है nascent glue. It is made up of a hollow rod having a diameter of about 2 mm and a length of about 30 mm. It is known as ceramic glue since it is non-conducting at ordinary temperature, so it is heated electrically to about 1500 degree centigrade to bring it to the conducting state. It emits maximum radiations at 7100 centimeter inverse. थर्ड सोर्स जो है वो है Guleber source. It consists of a rod of sintered silicon carbide. It is about 50 mm long and 4 mm in diameter. On being heated to 1300 degree centigrade to 1700 degree centigrade, it emits radiation in the IR region. It emits maximum radiation at this range, यानी इस range 5200 centimeter inverse तक रेडिएशन emit करेगा। Last, mercury arc. High pressure mercury arc is also used as a source of IR radiations. The radiation is divided into two beams of equal intensity which are focused into the sampling area. Sampling area में जाएंगे, one beam passes through the sample while the other serves as the reference beam. Absorption by the sample is measured directly from the difference in the intensities of the two beams. This intensity difference in a dispersive IR spectrophotometer is usually measured
The two beams are now reflected to a light chopping device. As the chopper rotates, it causes the sample beam and the reference beam to be reflected alternately to the monochromator, which sends individually frequencies to the detector. ये ultimately कहाँ जाएंगे? Detector की तरफ जाएंगे. When the sample has absorbed radiation of a particular frequency, the detector will be receiving alternately and intense reference beam and weak sample beam. This will in effect lead to an alternating current which is flown to the amplifier. और amplifier क्या करेगा? The amplifier is so designed that only alternating current will be amplified. When no sample is present, the recorder pins at 100% transmittance. This is the whole instrumentation of IR spectroscopy. In our next lecture, we will discuss various sampling techniques used in IR spectroscopy. तो आज का लेक्चर हम यहाँ पे खत्म करते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वेरियस सैम्पलिंग टेक्निक्स यूज्ड इन IR spectroscopy.